आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकली पाठशाला में। मैं सौरभ कुमार आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ बिग डेटा इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज का नेक्स्ट वीडियोस। इस वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे पिछले वीडियोस के बचे हुए जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उसके बारे में। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उसको नाम है जूब कीपर। जूब कीपर क्या है? जूब कीपर एक कर्नेल का जैसा काम करता है जिसका यूज हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। इट मीन्स जू कीपर जो है वो एक मीडियम है हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के बीच में, एक मॉनिटरिंग के जैसा काम करता है और जो कि इस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के बीच में। यहाँ पे मैं जो ऊपर में डेफिनेशन लिखा हूँ अगर वो किसी और को नहीं समझ में आ रहे हैं तो हमारा कुछ सिंपल्स वर्ड में भी डेफिनेशन जो कि नीचे में लिखे हुए हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। और जूब कीपर जैसा इसका नाम है जू कीपर एज लाइक इट्स वर्क, जैसा इसका नाम है वैसा ये काम भी करता है। इसमें कुछ जो है वो ये है कि ये की वैल्यू पेयर की मैं पिछले वीडियोस में बताया था मैप रिड्यूस में कि की वैल्यू क्या होता है। तो ये यहाँ पे भी वही की वैल्यू के बेसिस पे ही ये सेंटर में स्टोर करके और सारे डेटास को एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है। देन आफ्टर हम लोग जाएंगे नो सीक्वल के बारे में। क्या नो सीक्वल क्या है? आप कहीं कहीं ये भी पढ़िएगा, नो एसक्यूएल भी लोग पढ़ेंगे, पर नो सीक्वल का फुल फॉर्म होता है नॉट ओनली एसक्यूएल, यानी कि जो हमारे रिलेशनल डेटाबेस में एसक्यूएल था वैसा एसक्यूएल ये नहीं है। और इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं? इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने में, है ना। तो इसमें क्या है कि कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, कोई भी पर्टिकुलर स्कीमा यहाँ पे डिफाइन नहीं है, जैसे चाहेंगे वैसे यहाँ पे स्टोरेज करते हैं, स्टोर करते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे मैं कुछ इमेज के तौर पे आपको दिखाना चाहूँगा, दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमारा जो एसक्यूएल डेटाबेस था तो ये रिलेशनल डेटाबेस किस तरीके से देखने में लगता था, ये रिप्रेजेंट होता था कि हाँ कुछ है और सीरियली वाइज बेसिस पे है। पर नो सीक्वल में है कि हमारा जो भी डेटा है वो की और वैल्यू के साथ सेव होता है, यानी कि हर एक वैल्यू का एक की होता है। जिस तरीके के हमारे डेटाबेस में जब रिलेशनल डेटाबेस था तो वहाँ पे प्राइमरी की और सेकेंडरी फॉरेन की ये सारे की हम लोग लगाते थे ना, वैसे ही यहाँ पे हर एक वैल्यू के साथ एक की है। और जब उसको देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि इसका वैल्यू है और इसी किसी और का इसका की कहीं और है, इस टाइप का रिप्रेजेंट होगा। देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे एनालिटिकल्स में पढ़े थे ऑनलाइन, ओएलपी का फुल फॉर्म में बताया था पिछले वीडियोस में बिग डेटा के फुल फॉर्म में। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या है कि एक ग्राफ के तौर पे, एक लिंक के तौर पे यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। दो नोड्स हैं, बीच में एक मीडियम है, एक वैल्यू है, दो कीज हैं, इस टाइप से। पर यहाँ जब हम आएंगे ग्राफ में, हम वैसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। और फिर यहाँ पे ट्री के जैसा फॉर्म है, पर यहाँ पे हम लोग ग्राफ इस्तेमाल करते हैं और ग्राफ में हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में शो करेंगे तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है हमारा डेटा। देन आफ्टर हम लोग चलेंगे कैसेंड्रा में। आखिर कैसेंड्रा है क्या? तो कैसेंड्रा जो है वो अपाची के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया नोस्क्यूएल डेटाबेस है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं डेटा स्टोरेज में, और जो कि काफ़ी रिलायबल और परफॉर्मेंस जो है इसका काफ़ी हाई है। और यहाँ तक कि जो हमारा डेटा है वो रिप्लिकेट हो जाता है, रेप्लिकेशन यहाँ पे काम करता है। हमारा जो डेटा है वो बहुत सारे मशीन पे जाके सेव हो जाता है,
यानी कि हमारा एक डेटा जो है वो 4 डेटा स्टोरेज के पास सेव रहता है कि गलती से अगर कोई हमारा एक डेटा स्टोरेज डेटा नोड जो है जहाँ पे हम सेव कर रहे हैं, गलती से अगर एक फेल भी कर जाए तो बाकी जो 3 है वहाँ से हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकें। और जैसे ही ये नोड कोई फेल करता है तो तुरंत हम लोग एक दूसरा नोड उसमें ऐड करके नंबर ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो मेंटेन रखते हैं। यानी कि एक डेटा को अगर 4 जगह पर रेप्लिकेट करके हम लोग सेव किए हैं, गलती से या किसी कारणवश हमारा एक डेटा स्टोरेज डेटा वेयर हाउस का जो भी रैक है वो अगर ख़राब हो जाता है, कोई नोड जहाँ पे हम स्टोर किए हैं वो ख़राब हो जाता है, तो उसके बदले में एक दूसरा हम लोग ऐड करते हैं, उसको लिंक वहाँ पे दे देते हैं कि अब ये डेटा का सोर्स जो है वो वहाँ पे है। यानी कि वहाँ पे भी, वहाँ से भी आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं, जिसके कारण जो हमारा फेलियर जो है सिस्टम वो बहुत कम होता है और हमारा परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी हाई होता है, रिलायबल भी होता है, जिसका हम लोग आगे यूज़ भी करेंगे। तो हम लोग देखेंगे भी कि कैसे-कैसे यहाँ पे सिस्टम का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। ये कुछ फ़ोटोज़ में है, जैसे कि एक क्लाइंट जो है वो किस तरीके से डेटा को फेच कर रहा है, यानी कि एक जगह पे 6 नंबर को दे रहा है पर ये डेटा सभी की जगह पे घूम जा रहा है, यानी कि मॉडिफिकेशन सारे जगहों पे हो जा रही है। इससे क्या है कि हमारा जो डेटा फेल्यूर है, अगर नोड नंबर 7 या 5 या 4 या 3 या मोर देन 1 नोट्स एक बार में फेल कर जाते हैं, फिर भी हम चाहेंगे तो बाकी जो हैं वहाँ से हम लोग अपने हो सके तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के जो नोट्स हैं वो फेल कर गए किसी कारणवश, पावर फेलियर भी हो सकता है, हार्डवेयर फेलियर भी हो सकता है। तो बचे हुए जो 4 नोट्स हैं वहाँ से भी हम लोग अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। देन आफ्टर हम लोग HBase की तरफ जाएंगे। HBase आखिर है क्या? तो वो एक ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जो कि अपाची के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े थे, अपाची के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और हर एक चीज़ को हम लोग ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो HBase जो है वो एक ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जो कि डेवलप किया गया था अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा और जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं गूगल बिग डेटा टेबल्स में। और ये हमारा पुराना नाम था, जिसका नाम था HBase का पुराना नाम क्या था? गूगल बिग टेबल। देन आफ्टर इसको हम लोग HBase में कर दिए और उस समय ये लिखा गया था जावा लैंग्वेज में। यहाँ पे हम लोग काफ़ी अमाउंट में, काफ़ी मात्रा में डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, टेराबाइट्स या पेटाबाइट्स किसी भी साइज का हो, हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे आसानी से और रिलायबली सेव हो जाता है और हमें कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आती हैं। ये कुछ हमारे फोटोज़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फेसबुक जो है वो कितने सारे चीज़ को एक्सेस कर रहा है, एक चैट को एक्सेस कर रहा है, मैसेज को एक्सेस कर रहा है, SMS को, ईमेल्स को। देन आफ्टर सॉल्यूशन व्हाट इज सॉल्यूशन ओनली इज HBase। HBase इज व्हाट? हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये मैं ग्राफ लिया हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ लोग जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। देन आफ्टर हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये सारे जो रैक्स हैं, ये सारे जो डेटा वेयर हाउसेस हैं जहाँ से हम लोग को स्टोर किया हुआ है, क्या क्या स्टोर किया? देखिए यहाँ पे फ्रेंड लिस्ट हो गया, मैसेज हो गया, इवेंट्स हो गया, फोटोज हो गया, प्राइवेसीज वगैरह होंगे, सब कुछ हमारे पास स्टोर है फेसबुक के फॉर्म में। अगर एक फेसबुक की बात किया जाए तो, और ये सारे यूजर्स हैं ये जो कि एक्सेस करते हैं रिक्वेस्ट को, यानी कि फ़ोटो अपलोड करने का भी एक रिक्वेस्ट होता है। उस रिक्वेस्ट को एक्सेस जब वो रिस्पॉन्स करता है तब हमारा फ़ोटो जो है वो हमारे टाइमलाइन पे शो करने लगता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी एक फेसबुक से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं काफ़ी सर्विसेज के लिए। हो सकते हैं कुछ लोग फ्रेंड लिस्ट देखने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, तो कुछ मैसेज देखने के लिए, तो कुछ
फोटोज लगाने के लिए, तो कुछ इवेंट्स में देखने के लिए कि आखिर आने वाले टाइम में किसका बर्थडेज है, कहाँ पे कौन सा इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहा है, कहाँ पे सेलिब्रिटीज लोग आ रहे हैं, वो जितने भी इवेंट्स होते हैं, सोशल हो या पर्सनल हो या प्राइवेट हो, सारे इवेंट्स हमें फेसबुक पे भी मिल जाते हैं। किसका बर्थडेज आ रही है, ये सारे भी नोटिफिकेशन हम लोग को फेसबुक देते रहता है। देन हम लोग चलेंगे स्पार्क स्ट्रीमिंग में। आखिर स्पार्क स्ट्रीमिंग क्या है? तो स्पार्क स्ट्रीमिंग जो है वो एक एपीआई है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं लाइव डेटा स्ट्रीमिंग में। रियल टाइम में हम लोग अपने डेटा को स्ट्रीम करने के लिए हम लोग स्पार्क स्ट्रीम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्पार्क का एक एपीआई है। और यहाँ तक कि हम लोग जो इनपुट लेते हैं वो HDFS, काफका, फ्लूम, TCP सॉकेट्स और भी बहुत सारे जो है सोर्स, वहाँ से हम लोग इसमें इनपुट की तरह लेते हैं। और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात ये भी है हमारे पास कि स्पार्क ये जो स्ट्रीमिंग हो रही है, इस डेटा को हम लोग, यानी कि जो भी स्ट्रीमिंग डेटा है उस पर पूरी तरीके से हम लोग ग्राफिक्स एंड स्पार्क मशीन लर्निंग फंक्शंस को हम लोग कंप्लीटली यहाँ और स्ट्रीमिंग डेटा पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं इमेज के तौर पे दिखाया हूँ कि देखिए स्पार्क स्ट्रीमिंग जो है वो कहाँ कहाँ से इनपुट ले रहा है। काफका, फ्लूम, HDFS, काइनेसिस, ट्विटर, फेसबुक, सारे जगह से ये रियल टाइम में लाइव स्ट्रीमिंग डेटास को ले रहा है। देन आफ्टर उससे क्या कर रहा है, HDFS डेटाबेस एंड डेटा बोर्ड्स में आफ्टर प्रोसेसिंग उसको स्टोर कर रहा है। क्योंकि जब आप फेसबुक पे देखते होंगे, जब आप स्ट्रीम होते होंगे या फिर लाइव होते होंगे, तो वो लाइव होने के बाद आपका जो वीडियोस है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव हो जाता है, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, और आपको कभी ये भी दिखने को मिलेगा कि समवन वाज लाइव, और आपका जो वीडियोस है वो सेव हो जाता है। तो सेव जो होता है वो हमारा HDFS के फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि वो बिग डेटाज हैं और वो उस टाइप की लाइव स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करते हुए हमारे डेटा को स्टोर कर लेता है। देखिए हमारा जो दूसरा इमेज है वो क्या कहता है, इनपुट डेटा स्ट्रीम्स, वो भी जो भी डेटा जो कि स्ट्रीम्स हो रहे हैं वो हमारे इनपुट के थ्रू आया। देन आफ्टर वो स्पार्क स्ट्रीमिंग के पास गया। देन आफ्टर उसको बैचेस के फॉर्म में तोड़ दिया गया, यानी कि एक कंटिन्यू वीडियोस को स्प्लिट कर दिए। स्प्लिट करने के बाद क्या किए कि उसको हम लोग स्पार्क इंजन में डाल दिए। स्पार्क इंजन ने प्रोसेसिंग किया। देन आफ्टर वो जो आउटपुट निकाला वो भी बैचेस के फॉर्म में निकाला। देन आफ्टर हम लोग उसको कहीं ना कहीं अपने डेटा हाउस में, डेटा वेयर हाउस में उसको हम लोग स्टोर कर दिए। उसके बाद हमारा आता है काफका, जो कि एक इकोसिस्टम है, डेवलप किया गया था किसके द्वारा, अपाची के द्वारा। अपाची सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं जो कि इंट्रोड्यूस किया क्या, काफका। काफका क्या है, एक ओपन सोर्स है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था और लिखा गया है स्काला एंड जावा के फॉर्म में, यानी कि जो भी लैंग्वेज वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो स्काला और जावा है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्यों, काफका का इस्तेमाल हम लोग करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग डेटा को सेव करने के लिए, उस पर काम करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अपाची काफका का इस्तेमाल करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। ये देखिए यहाँ पे डेटा स्ट्रीम्स हो रहे हैं, उसके बाद काफका के पास आ रहे हैं, उसके बाद अपाची स्पार्क, यानी कि यहाँ से हमारा जो डेटा है वो काफका जो है वो स्ट्रीमिंग डेटा जो है वो स्ट्रक्चर वे में फिर जा रहा है। और उसके बाद हमारे अपाची स्पार्क के पास स्ट्रीमिंग वीडियो देख रहे हैं आप, स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि जो भी हमारा डेटा है वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ जाता है। देन आफ्टर उसको हम लोग क्या करते हैं, कंसोल, मेमोरी, डेटा वेयर हाउस फाइल्स के रूप में स्प्लिट करके उसको हम लोग सेव कर देते हैं। देन आफ्टर हम लोग चलेंगे स्पार्क ML लीव, यानी कि स्पार्क मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क के तौर पे। और ये जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं हमारे
जो भी लर्निंग एल्गोरिदम है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूटिलिटीज हैं, उसको क्लासिफाई करने के लिए हम लोग मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हैं, स्पार्क मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज के फॉर्म में। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं एल्गोरिदम क्लासिक, कौन कौन से हैं? क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, कोलैबोरेटिंग फिल्टर्स, पाइपलाइंस क्या क्या हम लोग यूज करेंगे इसमें मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज में? कंस्ट्रक्टिंग, इवेल्युएटिंग, टर्निंग एंड परसिस्टेंस। देन आफ्टर यूटिलिटीज हमारे हैं लीनियर अलजेब्रास, स्टैटिक्स। फीचराइजेशन क्या है? एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सट्रैक्शन मतलब डेटा को एब्जॉर्ब करना, मतलब कहीं ना कहीं डेटा को स्टोर करना। और ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आफ्टर प्रोसेसिंग एक प्रॉपर आउटपुट देना, जो कि हमारा डिजायरेबल आउटपुट होता है। उसके बाद हमारा ये ग्राफिक्स है, ये अपाची के जैसा ही काम करता है। और ग्राफिक्स जो है हमारा, स्पार्क ग्राफिक्स जो है वो क्या करता है, इसका इस्तेमाल जो है वो हम लोग करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेव करते हैं ना जब हम लोग, तो उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ग्राफ फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम लोग यूज करते हैं कि यहाँ सिंपल, ज़्यादातर हम लोग यूज इसका करते हैं एनालिटिक्स टास्क में, और वर्टेक्स और एज के फॉर्म में हम लोग इसका कैटेगराइज करके अपने डेटा को वर्चुअली एंड डिफरेंट डेटा स्टोरेज के पास रिप्रेजेंट कर दिखाने के लिए हम लोग ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं कि आखिर कौन सा डेटा कहाँ पे है, किस टाइप में है, किस सिचुएशन में है, ये सारे दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्राफिक्स के। क्योंकि हमारा जो है डेटा वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में होता है बिग डेटा में, इसलिए हम लोग यहाँ पे ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को शो करने के लिए। ये देखिए कुछ फोटोज हैं जो कि कह रहे हैं ग्राफिक्स इज अ थीन लेयर ऑन द टॉप ऑफ द स्पार्क जनरल पर्पस डेटा फ्लो फ्रेमवर्क। जो हमारा स्पार्क जो डेटा ये है फ्रेमवर्क, उसमें जो ग्राफिक्स है वो थीन लेयर है, यानी कि बहुत कम मात्रा में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल हम लोग ये भी तब ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है जब हर एक डेटा को एक दूसरे से लिंक इस्टेब्लिश करना होता है, किस डेटा का कहाँ कहाँ लिंक है, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि हमारा जो डेटा है वो रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेशन मतलब एक डेटा जो है वो 4 जगह पे सेव होता है, तो उस चारों जगह को सेव शो करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्राफ एक्स को, है ना। इसी के साथ मैं अपना यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद हमारे वीडियोस को लास्ट तक देखने के लिए।